अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर 3 से सीखना है जो कि एंजाइम से मुतालिक है। मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन या कैटालाइसिस, यानी एंजाइम रिएक्शन में किस तरह पार्टिसिपेंट बनते हैं, किस तरह से हिस्सा बनते हैं, इसको हम लोगों ने आज सीखना है। तो आइए देखते हैं। हमारे पास एंजाइम इज़ आ 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, यानी फाइब्रस नहीं बल्कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन है और स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और इसकी शेप भी स्पेसिफिक होती है। इसलिए हम तो कहते हैं ये हमारे पास एक तरह का 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, एक एंजाइम। एवरी एंजाइम बाय द विर्चू ऑफ इट्स स्पेसिफिसिटी, मखसूसन खालसतन इम्पोर्टेंस, जो इसका असल काम होता है, रिकॉग्नाइज एंड रिएक्ट विद द स्पेशल केमिकल सब्सटेंस दैट इज़ कॉल्ड सबस्ट्रेट। वो मॉलिक्यूल जिसके साथ हमेशा एंजाइम की विश होती है कि वो उसको रिकॉग्नाइज करे और उसके साथ रिएक्ट करे, उस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं हमारे पास? सबस्ट्रेट। एनी एंजाइम देयरफॉर रिएक्ट ओनली विद इट्स स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एंड फॉर्म प्रोडक्ट। तो हर एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से रिएक्ट करने के बाद किसी ख़ास किस्म की प्रोडक्ट को बनाता है। ठीक है जी। एंजाइम फिर वैसे का वैसे रह जाता है, एंजाइम अनचेंज्ड रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती और फिर आप क्या करते हैं? कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। एन एंजाइम इट्स सबस्ट्रेट रिएक्ट विद ईच अदर थ्रू आ डेफिनेट चार्ज बेरिंग साइट। वो डेफिनेट चार्ज बेरिंग साइट जो होती है, आप समझिए कि अगर ये एंजाइम है तो एंजाइम का ये जो एरिया है सारा इतना, इसे बोलेंगे हम अपने पास क्या है? ये एक तरह का एक्टिव साइट है। चार्ज बेरिंग साइट को आप लोग बोलते हैं एक्टिव साइट। और यही वो जगह है जो 2 तरह की हमारे पास कैपेसिटी रखती है, एक रिकॉग्नाइज करने की और सेकंड वन क्या होती है? उसको रिएक्ट कराने की, उसको तोड़ने की। द चार्ज एंड शेप ऑफ एक्टिव साइट इज़ फॉर्म बाय द सम अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड। उस लंबी चेन में जो प्रोटीन बनाने के लिए एक लंबी चेन अमीनो एसिड की बनी होती है, उनके अंदर कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो उसके अंदर चार्ज लेकर आते हैं और वही जगह चार्ज वाले एंजाइम जो होते हैं या अमीनो एसिड्स होते हैं, वो जिस जगह इकट्ठे होते हैं उस जगह समझ लो क्या बन जाती है? एक्टिव साइट बन जाती है। और यही वो जगह है जहाँ से हमारे पास एक एंजाइम रिएक्शन करता है। The amino acids are brought closer and are arranged in a specific way by coiling and folding। यानी उसी जगह से क्या होता है? स्पेसिफिक कॉइलिंग और फोल्डिंग से बना होता है उस पॉलीपेप्टाइड से। और फिर हमारे पास यूं कॉइलिंग और फोल्डिंग की मदद से उसकी जो सिमेट्री होती है, उसकी जो शक्ल होती है, वो ग्लोब्यूलर बन जाती है। इसलिए आप लोगों ने नाम दे दिया है कि एंजाइम आपके पास इस तरह के गोल ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती हैं जो कि स्पेसिफिक केमिकल अरेंजमेंट रखते हैं अमीनो एसिड्स की और स्पेसिफिक शेप होती है उनकी। उनके ऊपर क्या होती है? एक चार्ज बेरिंग साइट हो, जिसे आप क्या कहते हैं? एक्टिव साइट होती है। तो हमारे पास समझ लें कि एक्टिव साइट का 2 पोर्शन है इसमें। जी, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज मेड अप ऑफ 2 डेफिनेट रीजन्स। पहला रीजन मैंने बताया था बाइंडिंग साइट है, दूसरा रीजन हमारे पास क्या? कैटालिटिक साइट है। द बाइंडिंग साइट क्या करती है? हमेशा रिकॉग्नाइज करती है फॉर ओनली बाइंडिंग, जिससे क्या बनता है? ES कॉम्प्लेक्स बनता है। अभी आपने पीछे देखा भी है कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिल जाते हैं तो उस वक्त में हमारे पास क्या चीज़ बनती है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यानी यहाँ पर ये एंजाइम ये सबस्ट्रेट आपस में मिले हैं तो ये जो चीज़ बनी है इसे बोलेंगे हमारे पास क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये हमारे पास ये तो बन गया। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसकी दूसरी साइड जिसे आपने कैटालिटिक साइड कहा है, दिस रिएक्शन एक्टिवेट्स कैटालिटिक साइट। एक्टिव साइट कैटालाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। फाइनली वो प्रोडक्ट बन जाती है जैसे आपको पीछे दिखाया था। दस एंजाइम आफ्टर कैटालाइसिस डिटैच, पीछे हट जाता है और जो हमारे पास सबस्ट्रेट होता है वो प्रोडक्ट बन चुका होता है और एंजाइम सेम एज इट वैसे ही रहता है, फिर दोबारा से इस्तेमाल होने के लिए अगले रिएक्शन में यूटिलाइज होने के लिए, क्योंकि सिर्फ इसका काम है स्पीड अप करना, उसका हिस्सा बनना इसका काम नहीं है। एंजाइम रिक्वायर्ड एक्वस मीडियम फॉर इट्स एक्टिविटी। हमेशा एक्वस मीडियम में एंजाइम वर्कआउट करते हैं, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, स्पेसिफिक pH पर हमारे पास और स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर काम करते हैं एंजाइम्स।
एमल फिशर 1890 के अंदर प्रपोज किया था इस बात को समझाने के लिए कि एक एंजाइम कैसे काम करता है। उस मॉडल का नाम है लॉक एंड की मॉडल, यानी लॉक एंड की मॉडल। जैसे एक ताले को सिर्फ एक चाबी ही खोल सकती है, ऐसे वो कहता था एक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही तोड़ सकता है, यानी जो स्पेसिफिक शेप या हार्ड शेप होती है, ये उसने कहा था उस वक्त। टू विजुअलाइज द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम इंटरेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, as one specific key can open only a specific lock, in the same manner a specific enzyme can transfer only one substrate into product। ये हमारे पास क्या है, ये एमल फिशर की वो बात है जो एमल फिशर ने 1890 में एंजाइम से मुतालिक बताई थी। मैंने अभी बताया एक चाबी एक ताले खोलती है, बिल्कुल वैसे ही एक स्पेसिफिक एंजाइम की स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील सकता है। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल द एक्टिव साइट क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर है, जबकि रियल में ऐसा नहीं है। 1959 में फिर क्या हमारे पास इसी एक जो है हमारे पास केमिस्ट था, आई थिंक उसने ये काम किया था, इसका नाम हम लोगों ने रखा था इंड्यूस फिट मॉडल। बंदा का जो इसने काम किया था वो था डैनियल कोशलैंड। ये मॉडिफाइड जो था उसने कहा था ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, ये आपके पास अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंजेबल होती है। ठीक है जी, इसका मतलब एंजाइम जो है वो चेंजेबल स्ट्रक्चर है और उसी तरह से जिस तरह से वो ज़्यादा बेहतर काम करता है वो अपने आप को तब्दील कर सकता है। ही आर्ग्यू दैट व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइन विद एंजाइम इट इंड्यूस चेंज, यानी क्या मतलब है, उसकी सबस्ट्रेट चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इन द एंजाइम स्ट्रक्चर। द चेंज इन स्ट्रक्चर एनेबल द एंजाइम टू परफॉर्म कैटालिटिक एक्टिविटी मोर इफेक्टिवली, और ये चेंज जो है उसे बेहतर अंदाज में क्या होता है, काम करने में हेल्प करता है। ये है हमारे पास क्या, एक तरह का इंड्यूस फिट मॉडल जो किसने दिया था, डैनियल कोशलैंड ने, जबकि लॉक एंड कैम जो हमारे पास था वो लॉक एंड की मॉडल वो एमल फिशर ने दिया था। ये हमारे पास एक तरह का समझ लीजिएगा कि रिएक्शन चेन रिएक्शन है जिसमें हर एंजाइम हैंड ऑन्स करता है किसको, अपनी प्रोडक्ट को अगले एंजाइम के पास, वो उसको हैंड ऑन करता है आगे की तरफ, उसको हैंड ऑन करता है आगे की तरफ। तो हम कहते हैं जी हैंड ऑन करने का मतलब ये होता है कि एक एंजाइम जो आगे होता है वो अपने से पीछे वाले के बनाए हुए प्रोडक्ट को यूटिलाइज करता है और फिर उसे क्या करता है, कैटालिटिक करता है। इन सर्टन केसेस एंजाइम एक्ट इन अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर, ख़ास तरतीब से, टू कंप्लीट अ मेटाबॉलिक पाथवे, जैसा कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस एक पाथवे के ज़रिए काम करते हैं। द सक्सेसिव एंजाइम कंटेन दीज रिएक्शन आर नॉर्मली प्रेजेंट टुगेदर इन प्रिसाइज ऑर्डर, एक ख़ास तरतीब के साथ होते हैं, एक पहले से बेहतर मुकम्मल ऑर्डर होता है, तरतीब वाइज होता है। रिएक्शन सच दैट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैन बी लिटरली हैंड ऑन, मुकम्मल तौर पर आगे देते हैं, शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर, फॉर्मिंग अ एंजाइम टू एंजाइम चेन, यानी ये एंजाइम टू एंजाइम चेन बन गई है कि हर बंदा प्रोडक्ट आगे की तरफ शिफ्ट करता जाता है। इन दिस वे द प्रोडक्ट फ्रॉम वन स्टेप इन अ पाथवे आर ट्रांसफर टू द एंजाइम कैटालाइजिंग टू नेक्स्ट स्टेप, इस तरह से अगले स्टेप में पहुंच जाती है। तो याद रखिएगा इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक तरह का उसका मेटाबॉलिक पाथवे। तो जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सीखा है कि एंजाइम वर्कआउट कैसे करते हैं। इस वर्कआउट में इंपॉर्टेंटली जो बात है वो सबसे वो यही है कि इनकी एक्टिव साइट स्पेसिफिक होती है अपने रिएक्शन के लिए, और हर चीज़ जो रिएक्शन करती है इसमें उसका जो स्पेसिफिक है वो है उसका अफेक्ट फैक्टर्स, यानी टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है इसकी एक्टिविटी पर। इसके साथ साथ जो है वो हमारे पास इसका जो है वो टेम्परेचर के साथ वो हीट अपना पीएच की वैल्यू भी इस पर अफेक्ट करती है, पीएच भी उसकी काम पर अफेक्ट करता है। तो ये सारी बातें लेकर यही चीज़ है कि हमारे पास एंजाइम्स की जो काम है वो स्पेसिफ़िक है, स्पेसिफ़िक एनवायरनमेंट के अंदर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं कि वो तमाम फैक्टर जो एंजाइम्स के काम पर असरअंदाज हो सकते हैं उनको सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।